नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं। बता दें कि इनेलो की गोहाना रैली के बाद से ही चौटाला परिवार में दो फाड़ हो गया है और जींद उपचुनाव में ये जंग और भी तेज हो गई है। जो पोते ये दावा करते थे कि अभी भी उनके सर पर दादा का हाथ है, उन्हें बड़ा झटका लगा है। इस लड़ाई में न सिर्फ राजनीति बल्कि रिश्तों पर भी ये राजनीति भारी पड़ी है, बल्कि जींद की जंग में भी कह सकते हैं नया मोड़ आ गया है। और रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी और बचा लिया। दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। ये चौटाला परिवार के टूटने का सबसे भयावह मोड़ है। ये शब्द बयां कर रहे हैं कि चौटाला परिवार टूट चुका है और इस रिश्ते की डोर शायद अब किसी भी मोड़ पर नहीं जुड़ेगी। दादी ने जिस बेटे और पोते को बड़े लाड प्यार से पाला था, उन्हीं से अब आखिरी मोड़ पर भी मिलना गवारा नहीं। रैली में जो धक्के मुक्के हुए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है। वो तो अपने दादा को गिराना चाहते थे, भी इनके पैर हाथ टूट जाएगी और बचा लिया। दुष्यंत जैसा दिग्विजय जैसा नालायक तो किसी के पैदा ही ना हो और हो तो रहे ना। मैं तो आखिरी यही कहती हूँ भी वो चारों जी मैं तो मर जाऊं तो मेरी अर्थी के भी हाथ ना लगाए। अरे मुझे देखने में नहीं आए। ये सियासत का दस्तूर है, ये राजनीति का अजीब रंग है जिसने पोते को दादा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं रिश्ते से खूबसूरत कुछ भी नहीं, रिश्ते से बड़ा कुछ भी नहीं, रिश्ते अनमोल हैं। लेकिन शायद इस दौर में राजनीति रिश्ते से बड़ी हो गई है कि कभी उम्र लंबी होने का आशीर्वाद देने वाला दादा अब अपने पोते को गद्दार करार दे रहा है। कोई नई बात है मेरे खिलाफ तो लगातार साजिशें हो रही है और साजिश के तहत मेरी फरलो कैंसिल की गई। चौटाला साहब, आप दुष्यंत और दिग्विजय का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि आप उनको समर्थन कर रहे हैं। मैं गद्दारों को और देशद्रोहियों का कभी समर्थन नहीं करता। मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्य करता हूँ और मेरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार उमेश रेड्डी जो है, मैं उसका समर्थक हूँ और उसकी तन मन धन से मदद करूँगा। ओपी चौटाला का अस्पताल में इलाज चल रहा था। खबर थी कि वो फरलो पर आएंगे और जींद में इनेलो उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन अचानक से फरलो रद्द होने की खबर आई और उस दिन आई जिस दिन आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का मिलन हुआ। फिर क्या था? इस मिलन के मायनों को ओपी चौटाला की फरलो से जोड़ दिया गया। ये दादा की दलील थी, अब पोते की दुहाई सुनिए। ओपी चौटाला और इनेलो के आरोपों को नकारते हुए दुष्यंत कहते हैं अगर उनकी इतनी ही चलती तो अपने पिता को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर ले आते। किसी की पैरोल रद्द कराने के लिए कोई पॉलिटिकल संगठन बीच में आ सकता तो फिर तो पैरोल मंजूर कराने के लिए भी आ सकता। फिर तो हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कल ही मंजूर करवा के ले आए। खैर, चौटाला परिवार में फूट जींद की गोहाना रैली में पड़ चुकी थी। इसके बाद दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। दो परिवारों में जंग इतनी बढ़ गई कि बाद में अजय चौटाला को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसके बाद हरियाणा में एक पार्टी का गठन किया गया। दिल्ली से अविनाश तिवारी और जींद से अंकित दुदानी, न्यूज 18 हरियाणा। तो जींद उपचुनाव के दौरान चौटाला परिवार की लड़ाई और ज्यादा गहराती जा रही है। दो पक्षों की तरफ से हमलों का दौर जारी है। अभय चौटाला ने दुष्यंत और दिग्विजय से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। चौटाला परिवार में लड़ाई बदस्तूर जारी है, बशर्ते लड़ाई की वजह नई हो गई। इनेलो सुप्रीमो की फरलो रद्द हुई तो ये विवाद और बढ़ गया। इनेलो नेता अभय चौटाला फरलो रद्द होने को साजिश करार दे रहे हैं। ये लोगों ने यहाँ पे एक आम इलेक्शन के अंदर एक बात चल पड़ी, एक चर्चा चल पड़ी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर यहाँ आ जाएंगे तो पूरे इलेक्शन का माहौल बदल जाएगा। जब उनको ये लगा कि चौटाला साहब अगर आगे
तो फिर तुम्हारा यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। तब उन्होंने ये साजिश उसी वक्त रचनी शुरू कर दी और उसी वक्त ये सारे ऑर्डर साथ के साथ करवाने शुरू किए गए। पत्रकारों से मुखातिब हुए अभय चौटाला ने अपनी भाभी नैना चौटाला पर हमला बोला और उन्हें परिवार में लड़ाई करवाने का जिम्मेदार ठहराया। हमारा आज तक तो इनके साथ पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन आज हम इस पारिवारिक रिश्ते को भी इनसे खत्म करते हैं। जो आदमी अपने परिवार के बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं कर सके तो 100% मान के चलो ऐसे लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते का कोई महत्व नहीं रहता। इस सारे के सारे कलह की जड़ जो है वो मिसिज अजय सिंह चौटाला है। मिसिज अजय सिंह चौटाला ने ही इस सारे के सारे इशू को आगे बढ़ाने का काम किया। उधर चुनाव प्रचार के दौरान विवाद का जिक्र कर नैना चौटाला भावुक हो उठी। क्या मैं बोलूं, मैं दूषण का जब मेरा नाम आता है तो मुझे ये लगता है कि भगवान ने ना सारी मुसीबतें उस बच्चे को दे दी। मुझे ये लगता है कि हर मुसीबत मतलब इतना भी कोई जिंदगी में किसी की जिंदगी में मतलब इतनी तकलीफें हो सकती है क्या? दादा के गद्दार करार देने पर दिग्विजय चौटाला भी सवाल कर रहे हैं कि गद्दार कहने की वजह तो बता दो। तभी तो यही लगाया था कि हम धोखेबाज हैं, हम गद्दार हैं। कल देशद्रोही भी कह दिया और हम यही बार बार कह रहे हैं कि कम से कम ये तो बता दो कि हमने कौन सा ऐसा धोखेबाजी की, कौन सी गद्दारी की और देशद्रोही कौन सी ऐसी हमने देशद्रोही की, हमें ही समझा दो और हमें नहीं तो कम से कम जनता को समझा दो। ये मात्र बार कह देना कि आप देशद्रोही हो, आप गद्दार हो, आप धोखेबाज हो, इसकी तो तथ्य ही है ना। बहरहाल इस विवाद ने जींद की जंग में नया मोड़ ला दिया है और देखना यह होगा कि किसको फायदा होता है और किसे नुकसान। जींद से विजेंद्र कुमार और अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 हरियाणा। और इन सारे विवादों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। ओम प्रकाश चौटाला के गद्दार वाले बयान पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वहीं बिना नाम लिए दुष्यंत चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। दुष्यंत ने कहा कि कुछ लोगों को दिन रात बस जेजेपी नजर आती है। मैं तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि शीशे और रिश्ते दोनों बहुत खूबसूरत होते हैं। शीशे गलती से टूटते हैं और रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं। और आज जो परिस्थितियां, जिस तरह के बयान कल दिया गया माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी उनके बीच रखी गई है, डाली गई है। और हमारा तो खून का रिश्ता है, कोई मुंह से चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। कि आज कुछ लोगों का राजनीतिक स्तर पूरी तौर पर गिर चुका है और वो अपने आप को, अपने संगठन को तो संभाल नहीं पा रहे, मगर दूसरों को रोकने के प्रयास में बहुत तेज आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसी हालात लगी कि जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहा है, तो ये भी हैरानी आप सबको भी नहीं होगी कि वो सरेआम बीजेपी का भी समर्थन करने का काम करें। आज उनकी ये हालात है, 3 महीने से सोते हैं तो जननायक जनता पार्टी है, उठते हैं तो जननायक जनता पार्टी है। आज वो SYL तक को भूल गए, उनके पास मुद्दा ही जननायक जनता पार्टी है। चौटाला परिवार में चल रही इस जंग पर अब विरोधी चुटकी ले रहे हैं। अनिल विज ने तो इसे चौटाला परिवार का सीरियल बता दिया और कहा कि इस सीरियल में इमोशन, ड्रामा सब कुछ है, बस अब क्लाइमेक्स का इंतजार है। नहीं, ये एक सीरियल चल रहा है, सास बहू और पोते। इसमें इमोशन भी है, सस्पेंस भी है और अभी क्लाइमेक्स भी आना बाकी है। तो ये अब कोई प्रदेश के राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीति नहीं हो रही है और
क्या इनके फ्यूचर टारगेट्स हैं उस पर भी बातचीत नहीं हो रही है। ये लोगों को भावनाओं में बहाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मॉर्निंग गैंगरेप मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा के डीजीपी को तलब किया है। इसके बाद अब डीजीपी बीएस संधू को 25 फरवरी को हाईकोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में आरोपी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों की शिनाख्त पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए करवाई है। तो कोर्ट ने हैरानी जताई। वकील ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है, लेकिन इस तरह से जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को डीजीपी को एफिडेविट के साथ पेश होने को कहा है। वहीं हरियाणा में स्वाइन फ्लू लगातार पांव पसार रहा है। कई जिलों से स्वाइन फ्लू के कारण मौत की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो सरकारी अस्पताल में अब तक स्वाइन फ्लू से एक भी मौत नहीं हुई। हरियाणा में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ रहा है। रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 2 महीने में करीब 24 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखते। अनिल विज के मुताबिक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या सिर्फ 8 है और सूबे के किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी की भी मौत नहीं हुई। सभी अस्पतालों में जो इसकी मेडिसिन है टेमी फ्लू, वो पर्याप्त मात्रा में हमने रखी हुई है और ईश्वर की कृपा से अभी तक सरकारी अस्पताल में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में। वहीं सूबे के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स की माने तो जनवरी में अभी तक 116 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 4 की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है और पिछले साल के मुकाबले इस साल मरीजों की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नंबर ऑफ केसेस पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 354 अभी तक आज तक हमने टेस्ट किए हैं वहां लैब में और उसमें से 116 के अंदर H1N1 पॉजिटिव आया है। दैट इज रफली 1 in 3 जो सैंपल्स जा रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। डॉक्टर्स का यह भी दावा है कि राजस्थान सीमा से सटे इलाकों से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जिनमें भिवानी, दादरी, हिसार और फतेहाबाद के इलाके शामिल हैं। इस बार सबसे ज्यादा केस जो हमारे पास रोहतक में रेफर होकर आए हैं वो भिवानी, दादरी और उसके अलावा फतेहाबाद, हिसार और जींद से हैं। और खासतौर पे इस समय राजस्थान के अंदर भी एपिडेमिक स्पर्ट है, तो जो उसका इलाका हमारे साथ है वहां पे हमें इन केसेस का थोड़ी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल गया। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं, हरियाणा में स्वाइन फ्लू ने अपने पैर पसार लिए हैं और आए दिन सूबे के कई इलाकों में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार भी संजीदा है और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। ऐसे में देखना यह होगा कि स्वाइन फ्लू के कहर से निजात कब मिलेगी। चंडीगढ़ से मनोज कुमार और रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज 18 हरियाणा। और अब सवाल ये कि जब प्रदेश में खाकी ही सुरक्षित ना हो तो आम आदमी की बेसात ही क्या है। पलवल से सामने आई खबर हमारे सिस्टम और समाज दोनों पर सवाल उठाती है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। क्या हरियाणा में खाकी सुरक्षित? क्या हरियाणा में खाकी का किसी को डर नहीं? यह सवाल इसलिए क्योंकि देवली गांव पहुंची पलवल पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी करना भारी पड़ा। गांव के करीब 2 दर्जन लोगों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमला किया और गिरफ्तार आरोपी को छुड़ा कर ले गए। बता दें, आरोपियों पर चोरी के दौरान हत्या का आरोप लगा है। गिरफ्तार करके लेकर आ रहे थे तो ये लेडीज और कुछ जेंट्स गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी को अनबैलेंस करा के गाड़ी पेट में, जिससे ये हादसा हुआ है और सूरज समा प्रभुदयाल को छुड़ा ले गए। दरअसल पुलिस पलवल कोर्ट के आदेश पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने गई, लेकिन इस दौरान पुलिस पर हमला हुआ। यह हमला कैंप थाना इंचार्ज पर हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। 17 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।
उनके खिलाफ सभी के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। 3 लेडीज अरेस्ट किए हैं और अरेस्टिंग के बाद उनको नीम का जेल भेज दिया। शायद पुलिस ने भी नहीं सोचा था कि सूरज और नीतू की गिरफ्तारी खाकी के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि जब कार्रवाई के दौरान पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम जन इंसाफ के लिए जाए तो किसके पास। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। और करनाल के पिंटू गोलीकांड केस में पुलिस ने 2 आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। हत्याकांड के दोनों आरोपियों कृष्ण कुमार और जबरा सिंह को मोस्ट वांटेड घोषित किया गया है। दोनों आरोपियों का सुराग देने वाले शख्स को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों ने हाल ही में नीलोखेड़ी में हाईवे पर कार से जा रहे पिंटू पर हमला कर दिया था। दोनों आरोपियों ने पिंटू पर ताबड़तोड़ कई गोलियां दागी, जिससे पिंटू की मौत हो गई। और भारी बर्फबारी के कारण हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके देश के अन्य हिस्सों से कट गए हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ने की वजह से यातायात ठप हो गया है और लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर अब भी जारी है। प्रदेश के ज्यादातर पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और इन इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश के चंबा, किन्नौर, शिमला, कुल्लू और सिरमौर जिलों के मार्ग इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। हिमपात से सड़कें बंद हुई हैं। लाहौल स्पीति के सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। चंबा के पांगी क्षेत्र में सभी मार्ग बंद हुए हैं। रिकांगपियो की अगर बात की जाए तो रिकांगपियो तक तो शिमला से गाड़ियां चल रही है, लेकिन रिकांगपियो से आगे गाड़ियां नहीं जा पा रही। वहीं कुल्लू जिले में जलोड़ी मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ है, यानी बर्फबारी से लोग परेशान होने लगे। भरमौर, डलहौजी, तिस्सा मार्ग भी पूरे तरीके से बंद हो चुका है। इन मार्ग पर नहीं दौड़ पा रही है, कारण है बर्फबारी। शिमला में चौपाल, खड़ा पत्थर, नारकंडा, ये तमाम सड़कें पूरे तरीके से बाधित हुई हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के और क्षेत्रों के भी है। लाहौल स्पीति की बात करें तो शेष दुनिया से पूरी तरह से संपर्क कर चुका है। यहाँ सभी मार्ग बाधित हैं। जो चंबा का पांगी क्षेत्र है, यहाँ के भी यही हालात हैं और इसी तरह से जो कुल्लू का इलाका है, यहाँ पर भी जो ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर मार्ग बाधित है। राजधानी शिमला में हालात अच्छे नहीं हैं। मुसाफिर जहां बर्फ में फंसे हुए हैं, वहीं अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल आगे जाने को मजबूर है। वहीं कुछ लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर मौसम के साफ होने का इंतजार करने को मजबूर है। बर्फबारी के चलते सीएम जयराम ठाकुर भी सचिवालय नहीं आए, साथ ही उनका जसवा प्रागपुर का दौरा भी टल गया। बहरहाल सरकार ने सभी जिलों से वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट भी मांगी है। हालांकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शिमला से प्रदीप ठाकुर और रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।